आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। सभी लोग आठ बजे ऑनलाइन हो जाया करें और न्याय धर्म सभा के इस लाइव कार्यक्रम में भागीदारी करें, सम्मिलित हों और न्याय के स्थापना अभियान में सहयोगी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त करें। न्याय के बिना मानवता के सौभाग्य का द्वार नहीं खुलता। मानवीय जीवन मूल्य न्याय है। न्याय के समादर्श पर ही मानव समाज टिक सकता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये व्यक्तिगत रूप से जैसे एक यूनिट के रूप में या छोटे छोटे झुंडों के रूप में पशु पक्षी रहते हैं, उस तरह से मनुष्य नहीं रह सकता। ये एक सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से जीवित रह सकता है और अपनी मानवता को जीवित रख सकता है। यदि न्याय का जीवन मूल्य समाप्त हो जाता है तो आप स्वतः पशुता की ओर बढ़ने लगते हैं। मानव समाज का मंगल राज जंगल राज में बदलने लगता है। तो न्याय ही सामाजिकता और राष्ट्रीयता को मानवीय बनाए रख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और न्याय का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्ट कचहरी में फैसले कर रहे होते हैं तो वो न्याय सिद्ध हो जाता है। न्याय एक सिद्धांत है, एक अत्यंतिम निष्कर्षित बात है। न्याय में दो बातों का समावेश है। आपके व्यावहारिक जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी फैसले के लिए, किसी भी निर्णय के लिए। कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय आपका न्यायशील है अथवा नहीं है, इसकी क्या कसौटी है? तो एक ही कसौटी, समुचित शब्द। यद्यपि समुचित शब्द में दो बातों का समावेश है, समता और औचित्यता। समत्व और औचित्य दो बातें। तो सम और उचित, यदि दोनों बातों को जोड़ा जाए तो समुचित शब्द सिद्ध होता है। समुचित शब्द के द्वारा इन दो बातों का परीक्षण होना चाहिए कि वो बात समान रूप से सब पर लागू होती है, सबके हितों को समान रूप से संरक्षित करती है, प्रकाशित और प्रतिष्ठापित करती है अथवा नहीं। दूसरी बात, ये जो समता है ये आत्मिक है। अब आत्मा आधारभूत तत्व है, इस पर प्रकृति का रंग चढ़ता है।
तो प्राकृतिक रंग औचित्य के रूप में जाना जाता है। औचित्य द्वारा इसका लक्षण सिद्ध होता है। उचित क्या है? कोई चीज एप्रोप्रिएट निर्णय, कोई जो किसी भी देश काल परिस्थिति में देश काल परिस्थिति और चौथा परिणति, इन चार बातों को जो संतुष्ट करे उसे कहते हैं कि ये औचित्यपूर्ण है। जैसे पानी बरस रहा हो तो छतरी या रेनकोट पहनना उचित है, और पानी ना बरस रहा हो तो रेनकोट पहन के क्या करोगे? आप देखेंगे कि किसी भी बात का निर्णय करने के लिए कि वो करें अथवा ना करें, वो बात उचित है अथवा नहीं है, तो ये चार बातों का आपको परीक्षण करना पड़ेगा। देश मतलब क्षेत्र कौन सा है, दूसरी बात काल कहते हैं समय को, समय कैसा है, जो बात सुबह करते हो वो शाम हो जरूरी नहीं, जो बात रात में हो सकती है वो दिन में हो जरूरी नहीं। एक आदमी अभी बीमार है, दवा उसको आज नहीं दोगे तो कल कोई लाभ नहीं होगा, वो मर भी सकता है। तो उचित क्या है कि दवा उसे उचित समय पर दे दी जाए, सही समय पर उसे दवा दे दी जाए कि डॉक्टर ने कहा सुबह 2 गोली, दोपहर 2 गोली, शाम 2 गोली उसे देना है। अब आप उसको अगर टाइम टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो उसका समय चूक जाएगा और वो बीमारी बढ़ जाएगी। उचित ये है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप 2-2 गोली उसे दीजिए। अब इसमें एक परिस्थिति भी आती है कि आप गरीब हैं तो आप दवा नहीं खरीदने जा पा रहे हैं, तो परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय लेना है कि एक आदमी गरीब है तो उसकी दवा कहां से आएगी। अच्छा, एक आदमी अमीर है तो तुरंत दवा आ सकती है। तो परिस्थितियां भी मायने रखती हैं कि देश काल तो सब सही है, मान लीजिए देश भी ठीक है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर इलाज सुविधा इलाज की है, वहां दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, सब बातें मिल जाएगा। फिर समय समय ये है कि जिस समय खुली है दुकान आप ले आइए, जब बीमारी है तब आप दवा खरीदिए। लेकिन सब ये बात तो हो गई, क्षेत्र भी सही है, समय भी ठीक, खुला भी हुआ है दुकान समय पर, लेकिन पैसे नहीं है। परिस्थिति कह रही है कि देश काल तो ठीक है लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो जब परिस्थिति ठीक नहीं होगी, उसके अनुकूल आपका निर्णय नहीं होगा, तो आप दवा नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब कोई भी नीति उचित अनुचित निर्णय करने के लिए इन चार बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपने 3 बातें समझ ली, एक दवा के विषय में ही बात कही जा रही है, उसी से हर विषय में ऐसा ही होगा। देश काल परिस्थिति आपको देखनी होगी। फिर इसके बाद परिणति, कि वो दवा खिलाई और उसे पसीना आने लगा, वोमिटिंग होने लगी, परेशानी बढ़ गई, तो परिणति कह रही है कि ये वाली दवा नहीं सूट करी, या डोज ज्यादा है, या कुछ उचित नहीं है इसमें कुछ। तो देश काल परिस्थिति परिणति भी चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि डोज खराब हो तो आप ज्यादा दे दिए हो इसलिए वो बीमारी और बढ़ गई ठीक होने के बजाय।
या कम डोज दे दिया तो भी फायदा नहीं हुआ। तो परिणति चेक करो कि पिछली दवा दी थी तो क्या हुआ था, इसी मर्ज पर किसी दूसरे मरीज का इलाज हुआ है इसी दवा से, तो क्या ठीक हुआ है कि फालतू ही दवा दिए चले जा रहे हो। तीनों बातें आपकी ठीक है, पहली देश भी ठीक है, काल भी ठीक है, परिस्थिति भी ठीक है, दवा मिल जाएगी ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन परिणति कह रही है कि ये दवा ठीक नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो आप दवा बदल लो। तो परिणति भी देखो, विगत परिणामों का भी अध्ययन करो कि क्या हुआ है। तो चारों बातें एक छोटे से उदाहरण में ये स्पष्ट हुई होंगी। देश माने क्षेत्र विशेष, दूसरी बात काल माने समय विशेष, तीसरी बात परिस्थिति विशेष क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है वहां पर, चौथी बात कि उस पॉलिसी को पीछे इंप्लीमेंट करने से क्या हुआ है, परिणतियां क्या है उसकी। तीनों ठीक होने पर भी यदि चौथी ठीक नहीं है तो फिर उचित नहीं है निर्णय लेना वैसा। तो ये चारों बातें औचित्य का निर्धारण करने के लिए देखी जाती हैं। न्यायधर्म सभा के 111 प्रस्तावों में ये औचित्य के निर्णय का ये आधार प्रस्तावित है। अभी जाने कौन आधार पर वो निर्णय कर रहे हैं। ये नीति के निर्धारक तत्व हैं, ये नियम के निर्धारक तत्व हैं। किसी भी नियम को न्यायशील सिद्ध होने के लिए औचित्य के ये चारों घटकों का, चारों तत्वों का परीक्षण करना होगा कि वो नियम नीति निर्णय वो इन चारों के द्वारा सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, जस्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं, और इससे भी पहले कि वो समान रूप से सबके लिए हितकारी है कि नहीं। एक ही का इलाज कर रहे हो, बाकी कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको देश काल परिस्थिति और सब ये तो बाद की बात है। पहले ये बताओ कि ये वाली जो भी नियम है वो सब पर समान रूप से सबके हितों की रक्षा कर रही है कि नहीं। ये नियमावली, ये विधि, ये नीति या ये नियम या निर्णय, ये उसकी मान लीजिए कि 1000 जनसंख्या है तो उनमें सबकी समान रूप से हित सिद्धि ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, न्यायोचित है कि नहीं है। आपके नियम नीति निर्णय पहले समता का परीक्षण कर लो, फिर उसके बाद औचित्यता का परीक्षण करो कि वो नियम नीति निर्णय समता की कसौटी पर अगर खरे हैं तो फिर औचित्य भी देखो। जिसके पास ऑलरेडी संसाधन है उसको आप और संसाधन दे रहे हो, जो सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ के मालिक हैं उनको फाइनेंस कर करके और उनका घर संसाधनों से भरा जा रहा है और दूसरे 5000 रुपए के संसाधन के लिए तरस रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरह की आर्थिक नीति खतरनाक है। संसाधन पहले से ही जिसके पास है उसको और संसाधन दिया जाना, ये कहां का न्याय संगत हुआ, या औचित्यपूर्ण कैसे ठहराया जा सकता है, अथवा ये समता के मूल्य को कहां तृप्त कर रहा है। तो समता और औचित्यता मतलब समत्व और औचित्य, ये दो बातें तय होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी बात न्याय संगत सिद्ध होने वाली है, अन्यथा नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। न्याय की व्याख्या हुई। अब देखें, न्यायोचित यदि व्यवस्था हो अर्थात नियम नीति निर्णय व्यवस्था के न्याय संगत हों
तो वो बात निर्विवाद हो जाएगी, वो सर्व स्वीकार्य हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वहितकारी होगी। अगर उसमें समत्व और औचित्य दोनों मूल्य संतुष्ट हो रहे हैं न्याय के, तो दोनों कसौटियां उसकी खरी उतर रही हैं, तो वो बात सर्वहितकारी हो जाएगी, वो बात सर्व स्वीकार्य भी हो जाएगी। क्यों? वो सर्वहितकारी जो है। अगर मान लीजिए कि आप चॉकलेट बांट रहे हैं, 100 लोग हैं समाज में, तो आपने एक एक चॉकलेट सबको देने का फैसला किया। अब ये सबका हित सिद्ध कर रही, सबका हित सिद्ध कर रही। ऐसी दशा में ये सर्व स्वीकार्य हो जाएगी, सर्व स्वीकार्यता इसकी संभव है, इसको डिनाई कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये केवल 4-5 आदमी को दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी, तो इसमें सर्व स्वीकार्यता या बहुमत ला पाना मुश्किल होगा। और ठगी करने वालों की संख्या हमेशा कम होती है, लूटने वालों की संख्या हमेशा कम होती है, वे अल्पसंख्यक होते हैं। लुटेरे सदा अल्पसंख्यक होते हैं, और लुटने वाले, पिटने वाले, कुटने वाले, पीड़ित जो पक्ष हैं, उनकी संख्या बहुलक होती है। अभी भी आप देखें कि लोगों ने बहुजन समाज बनाया हुआ है कि बहुजन समाज बहुत दिनों से शोषित, दलित, दमित, उत्पीड़ित, लताड़ित, कुट रहा, पिट रहा, उसके अधिकार सब हनन हो रहे हैं, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था देनी पड़ गई। वो जब बहुजन है, उनकी संख्या 85% लगभग है देश में, तो फिर वो क्यों प्रताड़ित लताड़ित होते रहे? उनके हितों का हनन कैसे होता रहा? इसका मतलब शोषक वर्ग हमेशा अल्पसंख्यक होता है। और अभी आप अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, अल्पसंख्यक कभी भी उसको कोई समस्या नहीं होने वाली। कोई कहे कि हम अल्पसंख्यक हैं ना, वो लूटने वालों की अगर श्रृंखला में है तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग लूट रहे होते हैं उनकी संख्या हमेशा कम होती है। सुल्ताना डाकू कोई एक आध होता है, और उससे लूटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहीं भी आप देखें तो अपराधियों की संख्या कम होती है हमेशा, दुर्जनों की संख्या हमेशा कम होती है, सज्जनों की संख्या हमेशा अधिक होती है। फिर भी सज्जन क्यों लूट पिट रहा है? सज्जन इसलिए लूट पिट रहा है क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था मोनोपोलिस्टिक हो गई है। व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं। लोकतंत्र माने सार्वजनिक तंत्र। सार्वजनिक तंत्र अगर कहें तो उसे लोक माने सार्वजनिक, लोक माने पब्लिक, लोकतंत्र माने पब्लिक गवर्नेंस। ये पब्लिकोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहने के बजाय हम इसे पब्लिकोक्रेसी कहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो डोमिनोक्रेसी और डेमोक्रेसी मतलब डोमिनेट करने वाले का राज्य की दमित लोगों का राज, दबे हुए लोगों का, दबंगों का राज या दब्बुओं का राज। जो दब्बू है, दबा हुआ है, वो राज करेगा, तो दब्बू कभी राज कर पाएगा? जो डरा हुआ है, मरा हुआ है, गिरा हुआ है,
पतित है, गरीब हो गया है, भूखमरा हो गया, और राज कैसे करेगा? राज वो नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना कि डेमोक्रेसी, ना ना ना, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती, पब्लिकोक्रेसी होती है। सार्वजनिक शासन होना चाहिए, मतलब शासन में सार्वजनिक सहभागिता होनी चाहिए, मतलब सार्वजनिक सहमति से शासन यदि चले तो उसे लोकतंत्र कह सकते हो, उसे पब्लिकोक्रेसी कह सकते हो। सार्वजनिक सहमति से शासन तो जो भी शासक पदाधिकारी है वो वही करेगा, लेकिन सार्वजनिक सहमति से, पब्लिक की सहमति से, जनता की सहमति से। तो जन सहमति से यदि शासन व्यवस्था चले तो इसे लोकतंत्र कहते। तंत्र माने व्यवस्था। सत्ता एक अलग चीज है, व्यवस्था एक अलग चीज है, ध्यान रखें। अभी आप लोकतंत्र चला रहे हैं सत्ता पर, व्यवस्था पर लोकतंत्र है ही नहीं। मतलब व्यवस्था के नियम नीति निर्णय में जन भागीदारी नहीं है, जन सहमति नहीं है, जनमत नहीं लिया जा रहा है। तो जब उसमें जनमत लिया ही नहीं जा रहा है, जनमत का परीक्षण ही नहीं हो रहा है, तो ये तंत्र माने व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन तंत्र लोकतांत्रिक कैसे होगा? पब्लिकोक्रेसी कहां रहेगी उसमें? तो ये झूठी बातें थी। देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डेमोक्रेसी। क्यों? शासन तंत्र में, शासन व्यवस्था में जनता की कोई भागीदारी नहीं है, जनता की कोई सहमति से नियम नीति निर्णय पारित खारिज नहीं हो रहे हैं, तो देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। कोई भी मुंडी गिन के, तलवार के बल पे कुछ भी करके, गुंडागर्दी करके वहां बैठ जाता है और खुद ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज किया कर रहा है, करते जा रहा है। तो ये तो राजतंत्र ही है। तंत्र माने शासन, शासन तो उसी की मुट्ठी में है। वो कैसे बैठा गद्दी पे, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो वोट से बैठा है कि नोट से बैठा है कि चोट से बैठा है कि तलवार से हत्या करके बैठा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कि सहानुभूति से बैठ गया है कि ज्येष्ठ पुत्र था इसलिए बैठ गया है, वो सब एक ही बातें। आपके चाहे वोट से बैठे, चाहे ज्येष्ठता के कारण बैठे, चाहे तलवार से मार के बैठे, चाहे नोट दे के बैठे, चाहे चोट दे के बैठे, बैठ गया और सत्ता उसकी मुट्ठी में चली गई, व्यवस्था उसकी मुट्ठी में चली गई। अब आप समझ लें, जब व्यवस्था उसकी मुट्ठी में जा चुकी है, राजा की मुट्ठी में जब व्यवस्था चली गई, सारा तंत्र उसकी मुट्ठी में चला गया, तो इसी को राजतंत्र कहते हैं। वो कैसे राजा बना था इसका कोई मतलब नहीं। झूठ फरेब, धोखा, बूथ कैप्चरिंग, वोट डायवर्जन, वोट खरीदी, सब संभव है। धोखा देना, मछलियों को वोट लेने में कितना टाइम लगेगा? थोड़े से चारा बिखेरो, सब गड़गड़ गड़गड़ आ गई। तो दाना चारा बिखेरने की जरूरत नहीं है, आप वोट तो बटोर ही लेंगे। लेकिन जब आप व्यवस्था पर वोटिंग कराने जाएंगे तो आप किसी लालच से ना वोट ले पाएंगे। अपने सत्ता पे वोटिंग कराने जाएंगे तो आप लालच फेंक के ले सकते हैं, लेकिन जब व्यवस्था के लिए वोटिंग कराने जाएंगे और कहेंगे कि किसानों की जमीन सब सेठों की होगी और इस तरह का विधेयक लेके आएंगे, तो आपको एक वोट ना मिलेगा। अब आप खरीद के दिखाइए, खरीद के दिखाइए, तमाशा मच जाएगा। जब आप कहेंगे कि जनता के लोगों को शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, सड़क केवल ग्राम प्रधानों के घर के सामने बनेगी। अब आप वोटिंग करा के दिखाइए, ग्राम प्रधान कौन बनेगा इस पर वोटिंग आप लालच से करा सकते हो। लेकिन अगर ये कहोगे कि गांव में अन्य घरों के सामने सड़क नहीं बनेगी, केवल ग्राम प्रधान के घर के सामने बनेगी सड़क, ग्राम प्रधान के घर के पिछवाड़े में लगेगा बायोगैस प्लांट, हैंडपंप ग्राम प्रधान के घर के सामने गड़ेगा,
टेलीफोन का तार उनके घर के सामने तक जाएगा, बिजली का कनेक्शन केवल उनके घर के सामने तक जाएगा, तो बस बात वहीं से साफ हो जाएगी। ग्राम प्रधान के घर के लोगों को ही आंगनबाड़ी में नौकरी मिलेगी, ग्राम प्रधान के घर के लोगों को या उनके रिश्तेदारों को स्कूल में टीचर, बैंक में डाकिया, पोस्ट मास्टर, सब वही बनेंगे। तो ये नीतिगत मामला है, यहां पे आप वोटिंग लेके दिखाइए। तो जब कभी ध्यान रखें, वास्तव में जब डेमोक्रेसी, वास्तव में जब पब्लिकोक्रेसी आएगी, वास्तव में जब लोकतंत्र आएगा, तो किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी किसी भी राजा या राजनेता द्वारा कर पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 53 नंबर प्रस्ताव जो है न्याय धर्म सभा का 111 में से, महालोकतंत्र, इन सभी पार्टियों को हम बोल रहे हैं कि ये इसे अपने अपने एजेंडे में शामिल करें, और नहीं करेंगे तो पब्लिक के जानने तक ही इनकी पार्टी का अस्तित्व है। जैसे जैसे पब्लिक इस प्रस्ताव के बारे में जानेगी, न कांग्रेस को वोट मिलेगा, न भाजपा को वोट मिलेगा, न आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा, न कम्युनिस्टों को वोट मिलेगा, न ही साइकिल वालों को वोट मिलेगा, न हाथी वालों को वोट मिलेगा, न अन्य लालटेन वालों को मिलेगा, न और कोई टेन वालों को मिलेगा। फिर क्या होगा? जनता अपने हाथ में शासन ले लेगी न्याय धर्म सभा के माध्यम से। जन समर्थन न्याय धर्म सभा का ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसे लोग जानेंगे, जनाधार इसका बढ़ता जाएगा, और पूरी दुनिया में इस महालोकतंत्र को आने से ये कभी कोई ना रोक पाएगा। जैसे रूसों ने जब ये डेमोक्रेसी लिखा, मात्र सत्ता में एक वोट देने का अधिकार, तो लोगों ने कहा ये क्या पागलपन है, जनता का प्रजातंत्र कैसे आएगा, प्रजा कैसे राजा बनेगी? बोले कुछ नहीं, प्रजा राजा क्यों बनेगी, प्रजा तो एक वोट देगी तुमको, जब मर्जी उतार देगी, जब मर्जी रखेगी। अरे ऐसा कैसे होगा, ये तो जनता के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। लोगों ने कहा कि अच्छा तुम अपने हाथ में रखोगे तो सब ठीक है, तुम भी तो जनता हो, तुम अपने आप को अलग से कहा तुमको परमात्मा ने बना रखा है क्या किसी दूसरे सांचे में? नहीं नहीं, सबके लिए सांचा एक ही है, वही 206 हड्डी के आदमी हो तुम भी, वही पंच तत्वों से सबका शरीर बना है, वही सब त्रिगुणमयी काया सबके पास है। फिर सब में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के सब में समान रूप से चांस है। आपके परिश्रम पर है वो कि कितना आप करते हैं, आपकी इच्छा पर है, आपके प्रयत्नों पर है, आप क्या करते हैं, आप जो मर्जी कीजिए। और ये सबके साथ ये बात लागू होती है, सभी मनुष्यों में ये सभी संभावनाएं। इसलिए कोई विशेष सांचे में बना हुआ है परमात्मा के, या परमात्मा ने कोई विशेष सांचा राजा बनाने का किया हुआ है या मंत्री बनाने का किया, ये फर्जी बात है। सब पंच तत्वों से रचे हुए हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या मनुज शरीरा, ये पंच तत्वों से बना हुआ है सबका शरीर। इसलिए अलग से कोई सांचा ढांचा राजा मंत्री बनने का नहीं। लिहाजा सब लोग पहले जनता हैं, सार्वजनिक, सर्वजन। जब सभी लोग जनता हो तो इनमें से तुम कहां से कहते हो कि जनता तो कुछ भी बना देगी? अरे जनता कुछ भी बना देगी, तुम भी तो जनता हो, तुम भी तो कुछ भी बना ही रहे हो। तो तुम कुछ भी बनाओ सब चलेगा, और दूसरा कुछ भी बनाए तो ना चलेगा, तुम तो बहुत चालाक। ये धूर्तता और ठगी का कारोबार अब बंद होगा, आप लोग समझ गए हैं इसे। न्याय धर्म सभा इसको ला रही, 32 सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जनता इसकी जानती जा रही है, अपने आप लोग इसे जुड़ रहे हैं, और ये खुद ही जुड़ेंगे। जानकारी भर दो, जैसे जैसे जानकारी होगी, यहां से पूरी दुनिया में हर कंट्री तक न्याय के इस फॉर्मेट महालोकतंत्र का
सर्व स्वीकार्य प्रमाणित हो जाएगा, इसकी सर्व स्वीकार्यता सिद्ध हो जाएगी। इससे पता चलता है कि वास्तव में जब लोकतंत्र आएगा तो न्याय अपने आप ही फैल जाएगा। हमने कहा कि ये जो औचित्य का निर्णय है, जनता से पूछ भर लो तो ये समुचित निर्णय होने लगेगा। एक बार पूछो उससे कि तुम सहमत हो या नहीं, उनकी सहमति के लिए वोटिंग करा लो। रोज रात को 8 बजे वोटिंग हुआ करे, एक ऐप बनाया जाए वोटिंग का चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें हर नियम, हर नीति, हर निर्णय पर ऑब्जेक्शन जनता के द्वारा होने पर इस पर वोटिंग कराई जाए। ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, और ऑब्जेक्शन हो और निर्णय करने वाला सुधारने के लिए तैयार है तो सुधार दे, वोटिंग की जरूरत नहीं। और नहीं सुधारता तो वोटिंग के लिए जनता इस पर मांग कर सके और चुनाव आयोग इस पर वोटिंग करा सके। हर नियम, हर नीति, हर निर्णय पर ऑब्जेक्शन जनता को आने पर, जब भी जनता को लगे कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्ति दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए और उस पर सुधार की मांग करे, वो सुधार ना होने पर इस पर वोटिंग की मांग करे और चुनाव आयोग की बाध्यता हो इस पर वोटिंग कराने की। संविधान में इसका प्रावधान हो, लोकतंत्र आ जाएगा धरती पर और सतयुग आ जाएगा। यह महालोकतंत्र ही सतयुग की गारंटी है, जिसमें सब लोगों को शिक्षा, सब लोगों को रोजगार और सभी लोगों को आवासीय सुविधाएं और सभी लोगों को चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ आदि संरक्षण सेवाएं समान और उचित रूप से सुलभ होने लगी। जब जनता की सहमति से ही होना है तो जन विरोधी कोई कानून नहीं पारित होगा, जन विरोधी कोई नीतियां नहीं चल पाएंगी, जन विरोधी कोई अदालत के निर्णय नहीं हो पाएंगे। नहीं तो अदालतों ने ही सुकरात को जहर पिलाया है, अदालतों ने ही जीसस को फांसी दी है, अदालतों ने ही मंसूर को कुटवाया है, अदालतों ने ही गांधी को जेल में डाला है, अदालतों ने ही कृष्ण को जेल में डाला है। आप समझ सकते हैं कि अदालतें कितनी खतरनाक हैं। पब्लिकोक्रेसी ना होने पर इनके निर्णय कितने खतरनाक हैं। आज भी बहुत खतरनाक अदालतें ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही, इसलिए सावधान रहें। अदालतों ने बड़े बड़े साइंटिस्टों को मारा, अदालतों ने बड़े बड़े विद्वानों को मारा, अदालतों ने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को मारा, अदालतों ने बड़े बड़े सज्जनों को मारा। ये क्यों किया इन्होंने? क्यों? अदालतें बदमाशों के हाथ की कठपुतली रहीं, वे अदालतें थी ही नहीं, वे न्यायालय थे ही नहीं जहां न्याय होता है। इसलिए जन नियंत्रण, लोक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। यदि लोक नियंत्रण होगा तो लोकमत की कसौटी होगी, सार्वजनिकता की कसौटी होगी, सर्वहितकारिता की कसौटी होगी, सर्व स्वीकार्यता की कसौटी होगी। और अगर ये बातें सर्व स्वीकार्य होंगी तो निश्चित रूप से इसमें सत्य का पुट होगा। सर्वत्वम इति सत्यम। जो बात जितनी सार्वजनिक हित में सिद्ध होगी उतनी ज्यादा सत्य के निकट होगी, क्योंकि सत्य जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वव्यापी है। सत्य जो है वही परमेश्वर है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो जो बात जितनी सर्वात्मक होगी वो ही उतनी ज्यादा परमेश्वर के निकट होगी, परमात्मा के निकट होगी, परम ब्रह्म के निकट होगी, सर्वव्यापी के निकट होगी। इसलिए सार्वजनिक सहमति से जो शासन चलेगा वो परमेश्वर का शासन होगा, वो परम ब्रह्म का शासन होगा, वो परमात्मा का शासन होगा। वो किसी गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे का शासन नहीं होगा जो तानाशाही बरतता हो, जो धूर्तता और ठगी करता हो, जो अपने फायदे के कानून बनाता हो, जो अपने फायदे की नीतियां बनाता हो, जो अपने फायदे के अदालत से फैसले करवाता हो। ऐसे किसी भी मक्कार, धूर्त, दुष्ट, अपराधी, तानाशाह का कोई शासन नहीं बचेगा।
तानाशाही का एक ही अंत है, एक ही समाधान है कि वास्तविक लोकतंत्र हो, नियम नीति निर्णय में जनता की सहभागिता हो, जन समर्थन से ही, जन सहमति से ही सभी नियम नीति निर्णय पारित अथवा खारिज किए जा सकें। दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ आपको बदला हुआ मिलेगा, पूरी दुनिया का नक्शा बदला हुआ मिलेगा, सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। धरती पर ये जो आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हो, एक ही दिन में इसका फैसला हो जाएगा। आप जनता की वोटिंग करा लीजिए, पहले ही दिन जितने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जितने घटक होंगे पहले ही दिन बंद हो जाएंगे। करवा के देख लीजिए सार्वजनिक मतदान। हम चुनौती देते हैं पूरी दुनिया की सरकारों को, इन धूर्तों और मक्कारों को हम चुनौती देते हैं क्या कि वोटिंग करा के देख लें। अगर सार्वजनिक वोटिंग कराएं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जितने भी पहलू हैं, घटक हैं, उन सब पर पहले ही दिन विराम लग जाएगा। जैसे ही सार्वजनिक मत से इस पर फैसला लिया जाएगा कि इसे रोकना है, इसके लिए ये घटक जिम्मेदार हैं, इनका क्या किया जाना है, जनता का आ जाएगा अपने आप फैसला। उसकी सहमति ये बता देगी कि इसे तत्काल रोको। फिर उन गुंडों मवालियों को जो इसकी आड़ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले, गैसों को लीक करने वाले धंधे के जरिए लाखों करोड़ का फर्जी लाभ उठा रहे हैं, उनका वर्चस्व टूट जाएगा। इसलिए ये डेमोक्रेटिक नहीं होने देंगे वर्ल्ड को, इसलिए जन समर्थन नहीं मांगेंगे, इसलिए अपनी तानाशाही की गद्दी हथियाना पसंद करेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी दुनिया में लोकतंत्र नहीं है। एक चीज और ध्यान रखें, एक प्रश्न पूछा है गगन जी ने कि क्या लोकतंत्र वास्तविक रूप से महालोकतंत्र, जिसमें 12 मताधिकार जनता को प्राप्त होते हैं, 12 वीटो पावर प्राप्त होते हैं, तो वोटिंग पावर 12 और 12 वीटो पावर यदि मिल रहे हैं, शासन के लिए 12 वोटिंग पावर और प्रशासन पर नियंत्रण के लिए 12 वीटो पावर, शासन प्रशासन दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए, दोनों की मोनोपोली पर नियंत्रण के लिए, दोनों की तानाशाही पर नियंत्रण के लिए, दोनों की गुंडागर्दी पर नियंत्रण के लिए, दोनों की बदमाशियों पर नियंत्रण करने के लिए, दोनों के राजतांत्रिक स्वरूप पर नियंत्रण करने के लिए, दोनों की गुंडागर्दी ही नहीं, इनकी पूरी आवारागर्दी, इनका धोखाधड़ी, इनका षड्यंत्र, इनकी कूटनीति पर नियंत्रण करने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम है 12 मताधिकारी महालोकतंत्र, एनडीएस का 53 नंबर प्रस्ताव। जैसे ही ये लागू होता है, तुरंत जनतंत्र लागू होते ही ये लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र हो जाएगा। जगन जी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा वास्तविक लोकतंत्र लागू होता है एनडीएस के प्रस्ताव नंबर 53 के अनुसार, तो क्या इस पूरी दुनिया में सेना की कोई आवश्यकता रह जाएगी, हथियारों की कोई आवश्यकता रह जाएगी? पूछा है गगन जी ने। उत्तर यह है कि कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको केवल बाढ़ भूचाल में मदद के लिए चाहे सिपाही लगा लोगे और चाहे एक ऐसा कोई भी उसके नाम से ही कि अग्निशामक जैसे दल है, जैसे ऐसे बाढ़ भूकंप, बाकी कोई भी सेना की, 2 राष्ट्रों के संघर्ष की सेना बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप करवा के देख लीजिए। जनतंत्र में यानी वास्तविक लोकतंत्र में, 12 मताधिकारी लोकतंत्र में सेना की जरूरत नहीं रह जाती, हथियारों की जरूरत रह जाती। कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण ही नहीं करता। क्यों करेगा?
वहां भी वोटिंग से ही फैसले होने, यहां भी वोटिंग से फैसले हो। तुम आक्रमण करके वहां कब्जा कर लिए और जनता ने वहां वोटिंग से फैसला दे दिया क्या कि तुम राजा नहीं, तुम्हारा नियम यहां लागू नहीं, तब क्या होगा? तो तुम वहां अटैक क्यों करने जाओगे जहां जनता को बातें नहीं मानना तुम्हारी, कोई तुम्हारी चलेगी ही नहीं। अटैक तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी वहां दबंगई चले, तुम्हारे कानून चले, तुम्हारे वहां नीतियां चलें, तुम्हारे वहां पे निर्णय चलें। और अगर जनता वहां पर लोकतंत्र है तो उन्होंने वोटिंग से इसे खारिज कर दिया तुम्हारे नियम को, तो तुम वहां जीत के भी क्या करोगे? तुम खुद ही बेदखल हो जाओगे। तो तुम जीतने के लिए इतना हथियार क्यों बनाओगे? क्योंकि जीत के फिर क्या करोगे? अभी ये पड़ोसी देश पर कब्जा जमाने, ध्वंस जमाने के लिए ही सब इस चक्कर में है कि हथियार बना लो ज्यादा से ज्यादा। और दूसरे के द्वारा कब्जाए जाने से डर के मारे कुछ लोग बना रहे हैं कि वो हम पर कब्जा न कर ले। अरे तुम अपने देश में लोकतंत्र घोषित कर दो और जनता से कह दो अपनी सहमति से नियम नीति बनाया करो। न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। देखिए महाभारत का श्लोक क्या कहता है। पहले न कोई ऐसा गुंडागर्दी का राज्य था, न कोई ऐसा गुंडा राजा था तानाशाह। न वही राज्यम न राजासी न च दंडो, ना ही ऐसा गुंडागर्दी का कोई दंड विधान था जो जनता को कूटता हो, और ना ही ऐसा कोई दंड देने वाला दंडाधीश था। न च दंडो न दांडिका, फिर कैसे होता था? धर्मेणैव प्रजा सर्वे, न्याय के द्वारा ही सारी प्रजा, न्याय को ही धर्म माना जाता है सनातन धर्म में, मानव समाज के लिए, मानवीय राष्ट्र के लिए। तो धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, पारस्परिक सहमति से जनता अपने हितों को सुरक्षित रखती थी, अपनी खुद की ही आपसी तालमेल से, आपसी सहमति से। महालोकतंत्र का यह श्लोक है महाभारत में, इसीलिए हम इसे महालोकतंत्र भी कहते हैं। यह महाभारती तंत्र है। महालोकतंत्र माने महाभारत का तंत्र। धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, देयर इज नो गुंडा शासन, देयर इज नो गुंडा सेना, देयर इज नो गुंडा शास्त्र। न च दंडो, कोई डंडा नहीं, कोई शस्त्र नहीं, और न दांडिका, और न कोई लठायत, न कोई लठ, न कोई लठायत। न च दंडो, दंड माने लाठी, और न दांडिका, न कोई लठायत। दांडिक दंड देने वाला, लाठी भांजने वाला, दमादम डंडे बजाने वाला। तो डंडा जो है, दंड को ही अपभ्रंश रूप में डंडा कहते हैं। न च दंडो न दांडिका, न कोई डंडेबाज और न कोई डंडा, माने न कोई शस्त्र, न कोई शस्त्रधारी। कृष्ण ऐसे सतयुग को लाना चाहते थे। अब ये मत पूछना कि ला पाए नहीं ला पाए, प्रयत्न किया उन्होंने, आया नहीं आया इसमें तुम्हारी भी सहमति जरूरी है। तुम तो कृष्ण से लड़ने में बिजी थे, उनकी सुने कब? तुम तो उन पर लांछन लगाने में तल्लीन रहे कि 16,000 पत्नियां, अब तुम हिसाब किताब में ही लगे हो। अरे औरतों ने उनका वर्ण किया था भाई, वो किसी के पीछे थोड़ी ना भाग रहे थे। तुम्हारी हैसियत नहीं थी, दानवों से छुड़वाया तो तुम कोई उनको रखने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो तो बड़ी हिम्मत की उन्होंने। मगर
जब तुम्हारे लिए कोई काम करता है तो तुम उसमें उससे लड़ने में बिजी हो जाते हो, मूर्ख होने के कारण उसकी सुनने में बिजी नहीं होते, और इसीलिए तुम बार बार गुलामी को प्राप्त होते हो। वो गुंडे फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो गुंडे फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर तुमको मुर्गा बना लेते हैं, फिर तुमको मुर्गा बना लेते हैं, तुम्हारी जमीनें छीन लेते हैं, तुम्हारी मुद्रा छीन लेते हैं। ध्यान रखो, चार ही तुम्हारी आजादी के सूत्र हैं: तुम्हारी जमीन की स्वतंत्रता, तुम्हारी मुद्रा की स्वतंत्रता, और तुम्हारे राजकोष की स्वतंत्रता, और तुम्हारे संविधान की स्वतंत्रता। चार ही स्वतंत्रता के लक्षण। संविधान तुम्हारा नियम नीति निर्णय है, संविधान तुम्हारा व्यवस्था है, संविधान तुम्हारी व्यवस्था के नियम नीति निर्णय की किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है, न्याय का धर्म ग्रंथ है। तो तुम्हारा संविधान यदि न्यायशील होगा तो सर्वहितकारी होगा, समुचित, समान और उचित रूप से सबके हितों का रक्षक होगा। अभी किसी के हित सुरक्षित हैं? नेवर। तो संविधान पर गुंडों का कब्जा होगा निश्चित रूप से। वो गलत सलत नियम बना बना के उसमें थोपते चले जा रहे होंगे। ना उसमें आर्थिक न्याय होगा, ना उसमें राजनीतिक न्याय हो रहा होगा, महालोकतंत्र नहीं होगा, और ना ही उसमें सामाजिक न्याय होगा। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी न्याय उस संविधान में नहीं है, जबकि उसकी भूमिका में, उसकी उद्देशिका में ये तीनों न्याय की बात लिखी हुई है, लेकिन देश में कहीं नहीं दिखाई देता। इसका मतलब संविधान पर गुंडों का कब्जा है, वो होने नहीं दे रहे हैं, ना आर्थिक न्याय, ना सामाजिक न्याय, ना राजनीतिक न्याय। तो कोई डंडा और कोई डंडा बजाने वाला सैनिक नहीं रहता, आप इसे समझ लें ठीक से। तो हम लोग वो जो कृष्ण चाहते थे उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जहां से वो कथा रुकी थी वहां से ये कथा आगे बढ़ रही है। जहां तक कृष्ण लाए थे और उसके बाद उनको विदा होना पड़ा था, तुम उनके सामने दारू पी के जब नंगा नाच करने लगे तो तुम्हें भी कूटा उन्होंने, घर परिवार के लोगों को भी थुर दिया अंत में। तो उस थुराई से बात बनी नहीं। अभी व्यक्ति को दोषी मानकर जब तक डंडा बजाते रहोगे बात नहीं बनेगी। बेहतर यही है कि अगला चैप्टर समझो कि व्यक्ति नहीं व्यवस्था दोषी है। राम व्यक्ति से लड़ते रहेंगे, कृष्ण व्यक्ति से लड़ते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, समस्या व्यवस्था की है, समस्या धर्म की है, व्यवस्था को धर्म कहते हैं। तो धर्म, ध्यान रखो, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि। कब बढ़ते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ये असुर, अधम और अभिमानी लोग बढ़ते चले जाते हैं जब धर्म की हानि हो जाती है, माने व्यवस्था भंग हो जाती है। तो सही व्यवस्था, न्यायोचित व्यवस्था जैसे जैसे इंप्लीमेंट करोगे सही हो जाएगा। तो कृष्ण का जहां से विराम लगा है वहां से आगे का चैप्टर न्याय धर्म सभा खोल रखी। धर्म संस्थापक संघ उसके आगे धर्म को प्रतिष्ठित कर रहा है। व्यक्तियों की कुटाई नहीं, व्यक्तियों को दोषी मानकर उन्हें कूटते फिरने से बात नहीं बनेगी। पूरी व्यवस्था में दोष है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। पूरे कुएं में भांग नहीं बल्कि सांपों ने विष उगल दिया है। इसलिए अब जो जो भी पी रहा है सब विनष्ट हो रहे हैं। व्यवस्था जब दूषित होती है तो व्यवस्था का सांचा खराब हो जाता है, तो सारी मूर्तियों के रूप, रंगाकार, प्रकार सब बिगड़ जाते, सबके स्वभाव में दोष आ जाता है। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, दुष्ट स्वभाव के सब हो जाते हैं। कब? जब जब होए धर्म की हानि। ये सब चौपाइयां बहुत पुरानी हैं, आप सब जन्मों से सुन रहे होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जहां जहां धर्म की हानि हो जाती है, जब जब धर्म की हानि हो जाती है, जितनी जितनी धर्म की हानि हो जाती है, उतना उतना अधर्म दिखाई देता है। जितना जितना प्रकाश क्षीण हो जाता है, उतना उतना अंधकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है।
बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जितनी मात्रा में सज्जनता कम होती जाती है उतनी मात्रा में दुर्जनता बढ़ी हुई दिखाई देती है। आप सोचते हैं दुर्जनता बढ़ गई, आप सोचते हैं अधर्म बढ़ गया, आप सोचते हैं अंधकार बढ़ गया है। नहीं, प्रकाश कम हो गया है, न्याय कम हो गया है इसलिए अन्याय बढ़ा हुआ लगता है। धर्म कम हो गया है इसलिए अधर्म बढ़ा हुआ लगता है। व्यवस्था खराब हो गई है इसलिए दुष्टता बढ़ी हुई दिखाई दे रही। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कब? जब जब होए धर्म की हानि। दोष कहां है? राम रावण से लड़ने में बिजी रहे, व्यवस्था ज्यों की त्यों पड़ी रही। कृष्ण जो है वो कंसों से लड़ने में बिजी रहे, काल यमनों से लड़ने में बिजी रहे, दुर्योधनों से लड़ने में बिजी रहे। अव्यवस्था ज्यों की त्यों पड़ी रही। वर्णाश्रम व्यवस्था धूल चाटती रही, राष्ट्रीय व्यवस्था धूल चाटती रही। केवल लोकतंत्र ला देते, जन सहमति के द्वारा सारा शासन चलने देते तो द्वारिका को डूबना नहीं पड़ता। द्वारिका को तब डूबना पड़ता है जब सार्वजनिक सहमति से कोई काम ना हो चल रहा हो, सार्वजनिक सहमति से नियम नीति निर्णय पारित खारिज ना कराए जा रहे हो, तब ये डूबेगा राष्ट्र समाज। यदि सामाजिक राष्ट्रीय व्यवस्था के नियम नीति निर्णय सार्वजनिक सहमति से पारित खारिज होते रहें तो कभी भी उस समाज का, उस राष्ट्र का सूरज न डूबेगा, उसका बेड़ा गर्क ना होगा, तैरता रहेगा इस भवसागर में। इस संसार सागर में ऐसे राष्ट्र का अभ्युदय होगा, वो डूबेगा नहीं। अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि धर्म जब कम हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा तो असुरता बढ़ेगी, और तब तब धर्म को पुनरुत्थान करना पड़ेगा। जैसे जैसे धर्म का पुनरुत्थान करोगे तो वैसे वैसे जिंदगी सुंदर हो जाएगी। तो गगन जी ने जो पूछा है वो स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कोई न दंडाधीश चाहिए, न दंडाधिकारी चाहिए, न कोई दंड चाहिए। दंड की जरूरत नहीं, डंडे की जरूरत नहीं, हथियारों की जरूरत नहीं, गोला बारूद की जरूरत नहीं, बड़े बड़े परमाणु बमों की जरूरत नहीं, मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बनाएंगे ही नहीं, आप करके देख लीजिए। आप पब्लिकोक्रेसी अपनाइए, नियम नीति निर्णय जनता के वोटों से पारित खारिज करवाइए, और आप देखिए कि हथियारों का निर्माण अपने आप कम हो गया। ऐसा नहीं कि रोका जा रहा है कि मत बनाइए, नहीं, आप बनाएंगे ही नहीं। आप जिस बात के लिए बना रहे हैं वो अपने हाथ में सत्ता कब्जियाए रखना चाहते हैं कुछ बदमाश गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे, इस वजह से वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर आप अपने वोटिंग के जरिए पारित खारिज करने लग जाएं, उनकी मुट्ठी से सारा शासन निकल जाएगा, सब कुछ बाहर चला जाएगा। अब बस आप आजाद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। फिर आपको न मुगलों की गुलामी झेलनी पड़ेगी, ना अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ेगी, ना शकों की गुलामी झेलनी पड़ेगी, ना हूणों की, ना तातारियों की, ना चंगेजों की, ना मंगोलियों की, ना किसी की नहीं। कोई किसी को गुलाम ना बना पाएगा। गुलामी का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। सिर्फ नियम नीति निर्णय जनता द्वारा पारित खारिज कराने की विधि अपना लो, कराने की व्यवस्था अपना लो, फिर देखोगे कि तुम आजाद हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा मोक्ष हो गया।
घर बैठे तुम मुक्त हो गए, तुम आजाद हो गए, तुम मानव हो गए, तुम ह्यूमन हो गए। पशुता तुम्हारी टूट गई, दासता तुम्हारी समाप्त हो गई, नौकरी तुम्हारी समाप्त हो गई, तुम मालिक बन गए। अब दुकान के नौकर नहीं, तुम दुकान के मालिक हो गए। जिस दिन ये तुम्हारे हाथ में वोटिंग का अधिकार होगा, तुम दुकान के नौकर नहीं, तुम दुकान के मालिक होगे। तुम फैक्ट्रियों के नौकर नहीं, मजदूर नहीं, तुम मिलों के मजदूर नहीं, तुम मिलों के मालिक होगे। तुम फैक्ट्रियों के, कारखानों के कर्मचारी नहीं, कारखानों के अधिकारी हो गए। तुम जमीनों के मजदूर नहीं, तुम जमीनों के मालिक होगे। तुम स्वतः जमीनों के जमींदार हो जाओगे। अभी जमींदार कोई और होगा और तुम मजदूर होगे। फिर तुम्हें जातिवाद नहीं मिटाना पड़ेगा, फिर तुम्हें दहेज नहीं मिटाना पड़ेगा, दहेज की हत्याएं नहीं मिटाना पड़ेगा, तुम्हें कमजोरों का शोषण नहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि किसी का शोषण ही नहीं हुआ। जातिवाद नहीं मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वरीयता क्रम अपने आप लागू हो जाएगा। जाति व्यवस्था स्वतः टूट जाएगी, वर्ण व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी। आप चिंता ना करें, आप वोटिंग के जरिए करें, बहुमत से पारित खारिज होने दें चीजों को, और आप धन्य हो जाएंगे। तो आज का ये प्रश्न समझ में आया होगा कि यदि वास्तविक लोकतंत्र लागू होता है, महालोकतंत्र, द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र, न्याय धम सभा का 53 नंबर न्याय प्रस्ताव यदि लागू होता है, तो 111 में से ये 53वां जो प्रस्ताव है, ये पूरी पृथ्वी को धन्य बना देगा, सबको मालिक बना देगा, सबको आजाद कर देगा, सभी युद्धों को समाप्त कर देगा, सभी प्रदूषणों को समाप्त कर देगा। कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं बचेगी, कोई ग्लोबल युद्ध नहीं होगा, कोई ग्लोबल उपद्रव नहीं होगा। अपने आप ग्लोबल डेमोक्रेसी लागू हो जाएगी, अपने आप ये ग्लोबली आप बहुत सुंदर जीवन के अधिकारी हो जाएंगे। यूनिवर्सल हो जाएगा सारा नेशन। भारत ही एक विश्व भारत के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, और लोग भारत अपने को भारतीय मानने लगेंगे। सारी धरती के लोग खुद ही मानेंगे। तो इसलिए चिंता न करें, भारत अगर इस महालोकतंत्र को लागू करता है तो सारी दुनिया भारत के झंडे को स्वीकार करेगी, नमस्ते करेगी, आदर देगी, और खुद ही कहेगी तुम विश्व गुरु हो। तुम जबरदस्ती विश्व गुरु किसी के बनने सीने पर कहे तांडव नर्तन करना चाहते हो। पूरी जनता को आजाद करो, वो लोग मानेंगे तुम गुरु हो। भाई तुम गुलाम बनाए हो, तुमको गुरु बनाए। गुलाम, कोई गुरु गुलाम बनाता है? वो तो ठगी, इससे बदमाशी नहीं। महालोकतंत्र। तो आज का समय हो गया है, इसलिए हम अपनी बातें ही समाप्त करेंगे, और अगले सप्ताह पुनः हम लोग 8 बजे उपस्थित होंगे इसी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।